नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका संदीप क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की सीरीज में 20 क्वेश्चंस रहते हैं एवरीडे, जो आपको सारे एग्जामों में, जो भी रेलवेज के एग्जाम है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें साइंस आती है, सबके लिए यूजफुल है। तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं ये तो आप कमेंट पे बता ही रहे हैं। अब किस टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए। वैसे हम सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सब चीज़ों का एक कंबाइंड आपका एक सेशन लाते हैं। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम्स लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट हम देखते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? निम्न में से, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? अब देखो किसके आकार की बात कर रहा है। अगर आकार की बात करेगा बड़ा, मानव शरीर में अगर सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करेगा, सबसे बड़ा ऑर्गन या पार्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन तो आपका रहेगा लीवर। लीवर। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा, सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो पैर की फीमर, जांघ की, कौन सी? फीमर। कहाँ होगी? जांघ में होगी, जांघ में। अगर सबसे छोटे की बात करेगा, सबसे छोटे की बात करेगा, सबसे छोटी तो कहाँ होगी? तो कान में होगी, तो होगी कान में। तो कहाँ होगी? कान में। अगर उस हड्डी का नाम पूछे तो स्टेपीज, स्टेपीज। स्टेपीज। अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा, सबसे मजबूत की बात करेगा, सबसे मजबूत तो कौन सी होगी? तो मैंडिबल की, ये मैंडिबल। कौन सी? मैंडिबल की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होगी। अब आप देख लीजिएगा, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा रहेगा? थायराइड का। थायराइड ये आपकी ग्रंथि होती है, ग्लैंड। प्लीहा का या अग्नाशय का? अब देखो इसमें सबसे जो बड़ा रहेगा आपका तो यकृत रहेगा। यकृत मतलब लीवर, तो आंसर होगा आपका बी। अगर स्प्लीन की, प्लीहा को अगर इंग्लिश में मतलब बात करेंगे तो स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। इसको, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। प्लीहा को बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी यहीं टूटती है तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलेंगे। अगर अग्नाशय की बात करेंगे, अग्नाशय की, तो अगर अग्नाशय की बात करेंगे इसको पेनक्रियाज बोलेंगे इंग्लिश में, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। अगर इसमें जो बाइल जो स्टोर होगा वो इसमें होगा,
जो बाइल जूस स्टोर होगा इसमें। अगर बात यकृत की करते हैं, यकृत मतलब लीवर, सबसे बड़ा पार्ट रहेगा लीवर। अगर कोई व्यक्ति मान लो शराब पीता है या फिर कोई व्यक्ति अगर दारू पिया है, तो उसमें जांच किस चीज की जांच करेंगे? हम लीवर की करेंगे जांच, उसके लीवर की जांच करेंगे। तो शराब पीने वाले व्यक्ति का क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। थायराइड ग्लैंड होती जो आपके हार्मोन सेक्रेट करता है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? यकृत, लीवर, जो सबसे बड़ा होगा। अब आप अगर सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर हो गया, सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर होगी जो जांघ में पाई जाती है, पैर में। सबसे बड़ी छोटी हड्डी की बात करेंगे तो कान में जो स्टेपीज नाम की होती है। कान में अगर हड्डियों की बात करेंगे तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 इस कान में, 3 उस कान में, 6 टोटल। सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे तो मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? जबड़े की हड्डी, जबड़े में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कौन उत्पन्न करेगा? अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब देखो, अब मैं अधिकतम ऊर्जा को कौन देगा? अधिकतम ऊर्जा देगा कौन? अधिकतम ऊर्जा देगा कौन? नंबर 1 वसा कितनी देगा? 9.2 कैलोरी। नंबर 2 कौन सा देगा? कार्बोहाइड्रेट्स, ये कितना देगा? 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको कौन देगा? वसा दे रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा देगा। नंबर 2 पे हमको कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन देगा। अब देख लो आंसर अपना, अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ग्लूकोज उत्पन्न करेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना कि हम वसा करेगा। तो सबसे मैक्सिमम मात्रा में कौन करेगा? वसा करेगा। तो आंसर कौन सा आपका होगा? आंसर बी इज करेक्ट। अगर क्षार की बात करेंगे, क्षार, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? मोर देन 7। ये देगा क्या? ये OH माइनस आयन देगा, OH माइनस। अगर इसके का नाम, ये अगर लिटमस पत्र पे डालने पे कैसा कलर देगा? तो रेड से ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो क्षार के बारे में अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण करता है, जो कोशिकाएं होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है प्रोटीन। तो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, अगर इसके प्रोटीन के पाचन की बात करेंगे तो कौन करेगा? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? वसा। तो आंसर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? जो नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। क्वेश्चन बहुत सही से पढ़ना, एग्जैक्टली ये देख लेना पूछ क्या रहा है। तो मानव शरीर में जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो मानव शरीर में उस नाम की हड्डी नहीं मिलती है। अब देखो, स्टेपीज तो बताएं अभी कान की हड्डी, स्टेपीज तो मिलेगी। हैमर
आप जानते हो काने की हड्डी, ये भी मिलेगी। अब ये जो एनविल ये भी हड्डी मिलेगी। एक्स कोई हड्डी आपके बॉडी में नहीं प्रेजेंट होती है, एक्स कोई भी हड्डी आपके बॉडी में कोई भी नहीं प्रेजेंट होती। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी, आंसर डी होगा। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मानव के शरीर में हड्डियां होती कितनी हैं? तो मानव शरीर में कुल अस्थियां, कुल बोन कितनी होंगी? 206। अगर इन्फेंट बेबी रहेगा, न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, तो उसमें कितनी बोन होगी? उसके शरीर में बोन की संख्या मोर देन 300, 300 से ज्यादा होंगी। जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उसमें 300 से ज्यादा बोन होगी, और मानव शरीर में 206 हड्डियां होंगी। तो इसका आंसर अपना आपका एक्स नाम की कोई हड्डी नहीं होती है। स्टेपीज तो बताई दी कान में, हैमर भी कान में, और एनविल भी एक हड्डी होती है आपके बॉडी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप, नी कैप कहो इसको, नी कैप कहो, या फिर इसको कहते हैं पटेला। पटेला, पटेला कहाँ पाई जाएगी? ये गांठ में पाई जाती है। गांठ के ऊपर आप ये देख रहे हो जो ऊपर हल्का हल्का ऐसे पटेला टाइप में जो ऊपर लगा होता है, जिसको ऐसे पकड़ कभी हिलाओगे तो हिलेगा वो, तो उसको बोलते हैं। ये गांठ में पाई जाती है, पैर में कहाँ? गांठ में, पैर के गांठ में पाया जाएगा पटेला। अब देख लीजिए, टांग के अगले भाग की हड्डी पटेला, या फिर मैलस, या कंधे की हड्डी। अब देखो जो एलिमिनेट करने वाले हैं, कंधे की हड्डी तो होगी नहीं, कंधे की हड्डी तो होगी नहीं, मैलस तो होगा नहीं। अब देखो टांग के अगले भाग की हड्डी, टांग के अगले भाग की जो हड्डी होती है उसको बोलेंगे टार्सल, उसको बोलेंगे टार्सल, टार्सल। तो इसमें कौन सा होगा? पटेला। जो नी कैप को वो क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। तो आंसर बी इज करेक्ट, बी सही होगा। आपके अगर सबसे बड़ी बोन की बात करें तो जांघ पाई जाएगी, जिसको फीमर, सबसे छोटी कान में, और स्टेपीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इसको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना जैसे बता रहे हैं। इसको याद रख लो कि फूलों में जो रंग प्रदान करता है ना, फूलों और बीजों में जो रंग प्रदान करेगा, कौन करेगा? वो करेगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक का नाम वर्णक होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक ये क्या है? वर्णक है, वर्णक है जो फूलों में और बीजों में, फूलों में और बीजों को रंग प्रोवाइड करता है। तो देख लो इसमें कौन सा? क्लोरोप्लास्ट तो पत्तों को हरा रखने में काम करता है। पत्तों को हरा जो रखता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट से होता है। तो हरा रखने का काम किसका होता है? हरा कौन रखेगा? ये पत्तियों को हरा रखता। क्रोमोप्लास्ट तो नहीं होगा, टोनोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट रंग होना चाहिए, ल्यूकोप्लास्ट। तो आंसर कौन सा होगा आपका? जो फूलों और बीजों को रंग प्रोवाइड करवाता है, कौन सा होगा? ल्यूकोप्लास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पत्तियों को हरा, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करेगा? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करेगा? क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। तो देख लीजिए क्रोमोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, आपके फूलों को और बीजों को रंग प्रोवाइड करेगा। टोनोप्लास्ट नहीं, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट आपका। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करेगा क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के घटक होते हैं, नाभिक के घटक पूछ रहा है। अब देखो ये नाभिक है बीच में ना, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ कौन सा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बीच में कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे 0। ठीक, अब देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे, ये नाभिक है आपका, ये नाभिक है ना, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन सा पाया जा रहा है, नंबर 1 प्रोटॉन पाया जा रहा है, प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन। देख लीजिए प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर पाया जा रहा है, ये तो होगा नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा आपका। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं, इसमें पॉजिट्रॉन नहीं होगा। अगर पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण, प्रतिकर्ण। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण। अगर पॉजिट्रॉन की खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की, तो एंडरसन ने की थी, एंडरसन। इसकी खोज किसने की, एंडरसन ने। अब पॉजिट्रॉन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण बोलेंगे। तो आंसर इसका कौन सा हुआ, आंसर हुआ बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जब दो प्रतिरोध R1 को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, जब दो प्रतिरोध R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये होगा, ए ऑप्शन ये होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। अब देखो इसको समांतर क्रम में जोड़ो, ये समांतर क्रम में जुड़ा है ना। अब देखो ये मान लो R1 है, ये R2 है। अब इसको ऐसे पकड़ के खींचो, इसको खींचो तो ये समांतर क्रम में होंगे ना, समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो कैसे निकालोगे, 1/R कुल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगे हैं उसको 1/में कर दो, उसको 1/में कर दो। तो अब निकाल लो इसको, कितना निकालोगे, R2 प्लस R1 बटे R1 R2, ये निकला। अब ये किसकी वैल्यू, ये 1/R की वैल्यू है। 1/R की वैल्यू कितनी हुई, R1 प्लस R2 बटे R1 R2, ये हुई ना। अगर हम कुल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R 1 के बटे में है ना, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी R1 R2 R1 प्लस R2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये कुल रेजिस्टेंस आपका आ गया। कुल रेजिस्टेंस जितने भी पैरेलल में लगे हैं, रेजिस्टेंस जितने भी पैरेलल में लगे हैं उनको 1 के बटे में कर दो। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, R1 प्लस R2 नहीं, R1 प्लस R2, R1 R2 नहीं, R1 R2 नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट।
ओके, ये चीज समझ में आई। अगर सीरीज में हुआ तो मान लो सीरीज में हुआ, सीरीज में है, ये R1 है, ये R2 है, पूछ लिया कुल प्रतिरोध कितना हुआ, कुल प्रतिरोध, तो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, सिंपली जोड़ देंगे तो ये कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अगर जितने भी अगर सीरीज में है, ये आपका समांतर का है, समांतर, ये श्रेणी क्रम का है, श्रेणी में। अगर श्रेणी में लगे हैं तो सीधे जोड़ दो, अगर समांतर में लगे हैं तो उनको 1 के बटे में कर दो। अगर पूछेगा इसमें महत्तम कौन होगा, तो महत्तम कौन होगा, सिंपल आप देख लो, ये देखो R1 R2 जुड़ रहा है, ये देखो भाग में हो रहा है, तो ये क्या महत्तम कौन होगा, ये महत्तम होगा। मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम होगा ये जो श्रेणी क्रम में लगे। मिनिमम कौन होगा, मिनिमम होगा जो आपका समांतर क्रम में लगे, तो ये इसका जो रेजिस्टेंस आएगा क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें जो कुल रेजिस्टेंस आएगा वो मिनिमम होगा, इसमें जो कुल रेजिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की टंकी, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बकेट में पानी जैसे भरा है, उसमें सिक्का पड़ा है या फिर कोई भी चीज में ग्लास पड़ा है, ग्लास पड़ा है, तो आप देखते हो कि ग्लास बहुत ऊपर दिख रहा है, ग्लास बहुत ऊपर दिख रहा है, या फिर कोई वैसी चीज पड़ी है जो लगेगी आपको टेढ़ी है। तो जब प्रतीत हो चीजें, प्रतीत हो कि वो टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, वो ऊपर उठा प्रतीत हो रहा है, जब प्रतीत हो कि उठा प्रतीत हो रहा है, तब क्या किस चीज का कारण होगा, अपवर्तन का कारण होगा। अपवर्तन किसका कारण होगा, अपवर्तन का, अपवर्तन का, जब प्रतीत हो चीजें। अब देख लो कुछ प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण नहीं, परावर्तन मतलब क्या, परावर्तन मतलब जैसे मान लो कोई चीज कहीं पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके फिर वापस चली गई, तो वो परावर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हीरे का चमकना, या फिर रोड पे मरीचिका दिखाई देना, या फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सब इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हीरे का चमकना, मरीचिका दिखना, या फिर केस नली का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन, अपवर्तन। तो आंसर डी इज करेक्ट। जो हमको कोई चीज गहरे स्थान पे ऊंचे दिख रही, या फिर जैसे कभी मछली को मारना, मछली कभी तालाब में देखो बिल्कुल अगर साफ पानी है तो मछली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होगी, तो अगर प्रतीत हो रही ना, प्रतीत हुआ तो समझो अपवर्तन का कारण है। तो आंसर कौन सा होगा, अपवर्तन, ये डी आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू वो विद्युतहीन होता है। अब देखो एक सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ना भाई भ्रम क्यों है, ये किस वजह से दिखाई देगा, किस वजह से सूखा ये चमकीला दिखाई देगा। इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश उस पर पड़ा, वो रिफ्लेक्ट हो गया, पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया, पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका कारण अपवर्तन है नहीं, इसका कारण परेसरण है ना। तो इसका कौन सा कारण है, इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन, उस पर बालू को पड़ा परावर्तन और रिफ्लेक्ट हो गया। इस वजह से आपका जो सूखा बालू होगा वो चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देगा, गीला होगा तो थोड़ा अब्जॉर्ब करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सोनार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सोनार से बात आई, देखो जो नाविक होते हैं समुद्र की गहराई किससे नापी जाएगी, देख सोनार से। जो नाविक होते हैं ना, नाविक वो यूज करते हैं इसको,
यूज करते हैं। अगर सोनार में कहेंगे किरण कौन सी होती है, रे कौन सी होती है, रे किरण कौन सी रहेगी, तो किरण की बात करेंगे तो कौन सी होंगी, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे होंगी सोनार में। अब देखो अगर इसकी बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20,000 किलो हार्ट्ज से अधिक, 20,000 किलो 20 किलो हार्ट्ज से अधिक, या फिर 20,000 हार्ट्ज से अधिक, 20 किलो हार्ट्ज से अधिक या फिर 20,000 हार्ट्ज से अधिक। अधिक अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर वो सोनार समझो, वो सोनार की रे इस रेंज में चलेंगी। यूज कौन करेगा, नाविक। अब देखो और कौन यूज करता है, अगर आपके ऑप्शंस की बात करें तो कौन कौन यूज करेगा, तो नंबर 1 यूज करेगा चमगादड़, नंबर 2 डॉल्फिन, नंबर 3 परपोइसिस, तीन लोग क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगे यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। तो ऑप्शन देख लेते कौन सा है, पक्षी, चमगादड़, हाँ चमगादड़ तो यूज करता है, डॉल्फिन यूज करता है, हाँ डॉल्फिन भी यूज करता है, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों, हाँ दोनों यूज करते हैं। अगर इसमें परपोइसिस होता तो वो भी, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल के पृष्ठ पर रखी गई कोई ठोस सुई जल पर तैरती है, जल के पृष्ठ पर रखी गई ठोस सुई जल पर तैरती है। अब देखो किसके कारण तैरेगी, जल के श्यानता के कारण, जल के श्यानता मतलब विस्कोसिटी, मतलब जल की कितनी फ्लूइडिटी है, कितना वो बह सकता है, उसके कारण नहीं, उसके कारण नहीं चमकेगी, उसके कारण नहीं रुकेगी। अब देखो सुई रुकेगी तो किसके कारण, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के, ये चीज याद रखना। केशिकत्व क्रिया के कारण नहीं, जल के दाब के कारण नहीं, किसके कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण सुई जो है उसके सरफेस पे रुक सकती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। एक क्वेश्चन और आएगा कि जो बूंदे आपस में बूंद जो बनती है वो किस कारण होती है, वो सरफेस टेंशन के कारण बूंद बनती है, जो बारिश में बूंद बनती है वो सरफेस टेंशन के कारण बनती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, किस कारण से बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, किसके कारण आएगा चमकना नजर। देखो पानी का बुलबुला चमकता हुआ नजर आना, या फिर मरीचिका दिखना, या फिर हीरे का चमकना, या फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, केशकत्व का चमकना, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो खोज लीजिए कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन तो बता दिया आपको, जो चीजें प्रतीत हो, हल्का उठी हुई प्रतीत हो रही है, हल्का तिरछी प्रतीत हो रही, तो जो चीजें प्रतीत हो रही तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन चीजें उस पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हो गई तो परावर्तन के कारण। विवर्तन मतलब छोटी चीजों की परछाई नहीं बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पेन रख दिए तो इसकी परछाई दिख रही, और इससे और पतली चीज रख दो तो परछाई नहीं बनेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विवर्तन। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, पानी और कांच का, ये किसका है, ये पानी का है, ये किसका है, ये कांच का है, कांच का, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष बोल दे उसको नीचे रख दो, जिसके भी सापेक्ष बोल दे उसको नीचे रख दो, तो अपवर्तनांक निकालना है तो म्यू बराबर क्या हो गया, पूछा किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष नीचे लिख दो, कांच के सापेक्ष नीचे लिखो, बाकी ऊपर फिर क्या लिखोगे, बचा हुआ लिखोगे, तो क्या है, पानी का अपवर्तनांक, पानी का
अपवर्तनांक। तो देखो पानी का कितना अपवर्तनांक दिया, 3/4, सॉरी 4/3 दिया ना, कितना दिया है 4/3। कांच का कितना है, कांच का है 3/2। तो देखो ये वाला किसके साथ जाएगा, ये वाला ऊपर वाले के साथ जाएगा, नीचे वाला नीचे के साथ जाएगा। तो कर लो 4/3 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 8/9, 8/9। तो देख लीजिए आंसर खोज लीजिएगा, तो आंसर सी होगा इसका, आंसर सी, आंसर सी इज करेक्ट। जिसके सापेक्ष बोले उसको नीचे रख दो, जिसके सापेक्ष बोले उसको नीचे रख दो, जो बच गया वो ऊपर रख दो। तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा 8/9। अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस, कोई भी मात्रक इसका नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल मतलब देखो कोई पिंड है, कोई वस्तु है और ये पानी में है, ये पानी में है, ये पानी में है। तो इस वस्तु का भी कोई भार होगा, कुछ भार होगा, कुछ भार होगा कि नहीं होगा। मान लो कुछ भार x है, इसका x kg, कुछ भार x kg है। अब ये जब भार पानी में पड़ेगा तो नीचे से भी तो कुछ फोर्स आएगा, नीचे भी तो पानी में तो कुछ फोर्स लगाएगा। तो जो पानी फोर्स लगा रहा ना, जो पानी फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, ऊपर की तरफ उसको सरफेस पर रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फोर्स क्या कहलाएगा, ये फोर्स कहलाएगा उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल, ये कहलाएगा उत्क्षेप, उत्क्षेप। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्क्षेप, उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ उसको रोके रखने की कोशिश करेगा तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ तो लग रहा था ना, इसका वेट किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा ना भार, इसका भार किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। क्या क्वेश्चन कर रहा है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, कैसे कार्य करेंगे, कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, एक दूसरे के विपरीत करेंगे, नीचे की ओर काम करेंगे। दोनों का नीचे की ओर करेंगे तो ये बैठते चला जाएगा, ऊपर की ओर काम करेंगे और खाली ऊपर की ओर काम करेंगे तो भाई भार ऊपर की तरफ काम कैसे करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही, भार ऊपर की तरफ काम करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। समान दिशा में तो कार्य करेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, विपरीत दिशा में। तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। ये चीज समझ में आई सारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। इस चीज को याद रख लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। गर्मी और प्रकाश सिर्फ एक ही चीज पैदा करेगी, वो होगी दहन। गर्मी और प्रकाश कौन पैदा करेगा, दहन। जब दहन होगा तो गर्मी और प्रकाश ही पैदा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, दहन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब बात करेंगे उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी मतलब उष्मा लेगा, ये क्या करेगा, उष्मा लेगा। ठीक। उष्मा क्षेपी क्या करेगा, ये उष्मा देगा, ये उष्मा देगा, ये उष्मा देगा। उदासीन क्या करेगा, ये ना उष्मा लेगा ना देगा, उष्मा ना लेगा ना देगा, निष्क्रिय रहेगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा दहन, दहन जो हमारा गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो किसमें होंगे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन किसमें होगा बताइएगा। देखो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, संयोजन, इसको A + B था, A और B हो गया, क्या हो गया
संयोजन हो गया, A प्लस बी था, अलग अलग था, पास में आ गया। और जब जब संयोजन होगा, जब जब संयोजन होगा तो क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा, संयोजन में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा निकलेगी। संयोजन में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। तो विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन में क्या होगा, आप देखो विस्थापन देखो, जैसे मान लो ए बी है, सी डी है, ठीक, तो क्या होगा, ए किसके साथ चला जाएगा, ए सी के साथ चला जाएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। तो क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। विस्थापन हो गया ना। इस अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन होगी। अगर बात करेंगे प्रतिस्थापन की, तो प्रतिस्थापन मतलब वो अपनी जगह से हट रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। जैसे मान लो ए बी प्लस सी है, तो अगर बनाएंगे इसको तो क्या करेंगे, ए प्लस बी सी। चीजें समझ में आई। बट ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, ये किसमें होगा, ये केवल और केवल रेडॉक्स अभिक्रिया में संभव है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर रेडॉक्स अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों संभव है। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। तो सी इज करेक्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें आप ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो किससे रिलेटेड है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान। अच्छा हाँ, अब देख लीजिए इसके बारे में, देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन, देखो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा ऑक्सीकरण में। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। दूसरी बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो फिर रिडक्शन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तीसरी बात करेंगे अगर हाइड्रोजन के उस पे, तो इसमें हाइड्रोजन के क्या होगा, हाइड्रोजन का त्याग या हटना, हाइड्रोजन का हटना। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का ग्रहण, हाइड्रोजन का ग्रहण। अब देख लीजिए, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। देखो प्रोटॉनों की तो कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा इलेक्ट्रॉनों की। तो यह ऑप्शन आपका तो गलत हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, नहीं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। अपचयन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्षति नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। तो आंसर ये भी नहीं होगा आपका। आगे पढ़िए, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं। हाँ, अपचयन के अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स में परमाणु ग्रहण हो रहे हैं। देखो ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर डी होगा कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये चीज आप याद रखिए, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए और उसमें प्रॉपर मेंशन करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। द्रव्यों में, लिक्विड में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। तो लिक्विड में पृष्ठ तनाव का अगर कारण की बात करेंगे ना, पृष्ठ तनाव का कारण जो होगा वो होगा सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, लिक्विड में पृष्ठ तनाव का जो कारण होगा
कारण होगा वो होगा सेम मटेरियल के बीच में ससंजन फोर्स का बढ़ जाना, कोहेसिवनेस, कोहेसिव फोर्स का बढ़ना, कोहेसिव फोर्स, या फिर ससंजन बल की वजह से, ससंजन बल। तो देख लो अणुओं के बीच ये ससंजन अगर कोहेसिव फोर्स लगेगा किसके बीच में, सेम अणुओं के बीच में, एक तरीके के अणुओं के बीच में, अणुओं में लगता, एक तरीके के अणुओं में लगता, कौन सा, कोहेसिव फोर्स। अगर अणु डिफरेंट हो जाए तो क्या लगेगा, तो अडहेसिव लगेगा, अडहेसिव फोर्स। तो देख लीजिए अणुओं के मध्य विद्युत बल, नाना अणुओं के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लगेगा। अणुओं के मध्य में असंजन बल, अडहेसिव फोर्स नहीं, अडहेसिव फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अणुओं के मध्य में ससंजन फोर्स। हाँ, तो आंसर होगा बी इज करेक्ट, अणुओं के मध्य में कोहेसिव फोर्स या ससंजन बल, ससंजन बल। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। अब इसका एक चीज याद रखो, एफ एल ई, ठीक। एफ मतलब फलकर्ण, फलकर्ण, फलकर्ण। ई मतलब लोड, लोड या भार। ई मतलब एफर्ट, इफर्ट, इफर्ट। एक चीज ये रखो, ये तीनों अगर इसकी बात करेंगे एफ की, तो ये अगर बीच में है, ये तीनों इधर लग लो बीच में, अभी समझा रहे हैं सारी चीजें बीच में। अगर एफ बीच में है, अगर एफ बीच में है, फलकर्ण बीच में है, तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। अगर एफ बीच में है तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। अगर एल बीच में है, एल बीच में है तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का, सेकेंड श्रेणी का। अगर एल बीच में है, अगर एल बीच में है, लोड बीच में है, तो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक। अगर ई बीच में है तो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। अगर इफर्ट बीच में है तो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। तो उत्तोलक डिपेंड कौन से प्रिंसिपल पे करेगा, उत्तोलक कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, तो लिख लो उत्तोलक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करेगा, सिद्धांत पे काम करेगा, सिद्धांत पर काम करेगा। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, सिद्धांत काम, प्रिंसिपल पे आपका उत्तोलक काम करेगा। अब देख लो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कह रहा, मतलब आपका फलकर्ण बीच में होना चाहिए, फलकर्ण बीच में होगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर द्वितीय पूछता तो बीच में देखते लोड है क्या, लोड किस में लग रहा है। अगर तृतीय पूछते तो देखते इफर्ट बीच में है क्या। अब देख लो उपयुक्त सभी, पहले इसको हटाओ। चिमटा, चिमटा कैसे पकड़ते हो, चिमटा बीच में पकड़ते हो ना, जैसे कुछ दाबते हो तो बीच में पकड़ते हो ना, उसमें इफर्ट कहाँ लगाते हो, बीच में लगाते हो। इफर्ट बीच में लगाओगे, इफर्ट बीच में लगाओगे, इफर्ट बीच में लगाओगे, कौन सा उत्तोलक हो, तृतीय उत्तोलक। इफर्ट बीच में लगाओगे, चिमटा कैसे पकड़ते हो, बीच में पकड़ते हो, किनारे तो पकड़ते नहीं हो ना, बीच में पकड़ते हो ना, इफर्ट बीच में लगाते हो, तो बीच में इफर्ट लगा ना, कौन सा उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। सरौता, सरौता कैसे करते हो, सरौता इफर्ट कहाँ लगाते हो, सरौता में, सरौता में बीच में क्या होता है, सरौता में बीच में क्या होता है, सब बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे ऐसा रख के दाबा जाता तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा लोड, बीच में क्या होगा लोड, तो ये क्या होगा आपका सेकेंड, द्वितीय उत्तोलक। क्या होगा, द्वितीय उत्तोलक। सरौता, अब देखो उसका जो उसमें फलकर्ण होगा किनारे सरौता में होगा ना, इफर्ट साइड में एक किनारे होगा, बीच में होगा लोड होगा, तो द्वितीय उत्तोलक होगा ये। अगर ये प्लायर है, प्लायर मतलब प्लास की बात कर रहा है, प्लास की, ये प्लास की, प्लास की बात कर रहा, तो प्लास कैसे करेंगे, उसमें फलकर्ण कहाँ होता है प्लास में, देखो एक तरफ ऐसे होता ना, ऐसे
उसको ऐसे दाबते हैं तो साइड से भी फट डाल रहे, बीच में क्या है, बीच में फलकर्ण है, फलकर्ण, बीच में फलकर्ण है ना, तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हुआ, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हुआ, फर्स्ट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कौन है, फर्स्ट श्रेणी का, तो कौन सा होगा, प्लास या प्लायर। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ए इज करेक्ट। श्रोता कौन सा होगा, दूसरा, चिमटा तीसरा। ये चीज आप अच्छे से समझ लें, ये अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ में अपने नोट्स नोट करो, बार बार देखो, क्लास बार बार देखो, चीजें समझ में आएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्य में पृष्ठ तनाव का कारण, देखो वही आगे क्वेश्चन, ये तो शायद रिपीट हो गया है। तो अणुओं के मध्य संसंजन फोर्स, अणुओं के मध्य संसंजन फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आज कुछ ज्यादा हो गए बट कर लीजिए, वो तो अपने अपने लिए अच्छी चीज है। ये भी शायद रिपीट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, तो कौन सा होगा, प्लास, प्लायर। श्रोता ये द्वितीय श्रेणी का होगा, चिमटा ये तृतीय श्रेणी का होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ए इज करेक्ट। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आपको क्लास अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट में जरूर अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपके कमेंट प्रॉपर हम देखते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत लग रही है सजेशन में तो आप स्पेशल पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इसमें एक नंबर दिया है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।